ओम। मैं गिलगित बल्तिस्तान से शिगर के पहाड़ों से आपसे मुखातिब हूं। जो लोग कहते थे कि गुजरांवाला में, पंजाब में हमें एक शायद पीडीएम की तहरीक एक शादी हॉल नहीं बना सकते हैं, आप सब ने दिखाया। आपने ना सिर्फ गुजरांवाला स्टेडियम को भरा दिया, मगर उसके इर्द गिर्द के सारे सड़कों को भराकर इस्लामाबाद को एक वाज़े पैगाम भेजा था। जो कहते थे कि कराची का जलसा नाकाम होगा, मज़ारे कायद के इर्द गिर्द जो आवाम के समंदर ने तारीखी जलसा करके अपना रेफरेंडम का फैसला सुना दिया, और आज क्वेटा में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के इस जलसा को कामयाब करके आपने ना सिर्फ पूरा मुल्क मगर पूरा दुनिया को दिखा दिया है कि पाकिस्तान के अवाम एक तरफ है और सिलेक्टेड हुकूमत और उनके सहूलतकार दूसरी तरफ है। जो आज भी ये ख्वाब देख रहे हैं कि किसी तरीके से पीडीएम टूट जाए, ऑपोजिशन का इत्तेहाद टूट जाए, उनके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन होते हुए मेरा एक वाज़े पैगाम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना मूवमेंट ऑफ द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी से पीछे हटी, ना अलायंस ऑफ द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी से पीछे हटी, और ना हम पीडीएम से पीछे हटेंगे। बड़े मेहनत से, बड़े मुश्किल से इस पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की बुनियाद हमारा एपीसी में रखे गई। हम आगे 2 कदम भर सकते हैं मगर पीछे हटने वाले में से नहीं है। साथियों, मैं पूछता हूं कि आप इस मुल्क का सबसे बड़ा सूबा होने के बावजूद, इस मुल्क के सबसे ज्यादा वसाइल के मालिक होने के लिखा गया है कि वह हमेशा गरीब ही रहेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। बलोचिस्तान के अवाम गैरतमंद अवाम है। बलोचिस्तान के लोग अपने हुकूक लेने जानते हैं। बहादुर अवाम है, गैरतमंद अवाम है। अपने हुकूक हासिल करने के लिए इस सूबा के अवाम ने अपना खून दिया है, खून। बलोचिस्तान के अवाम का सर कट सकता है मगर किसी के सामने झुकेंगे नहीं। कहीं नहीं लिखा है कि बलोचिस्तान के अवाम में किस्मत में लिखा गया है कि वो हमेशा किसी सेलेक्टेड या सेलेक्टर का गुलाम ही रहेंगे। अवाम, चाहे वो क्वेटा का हो, कराची का हो, गुजरांवाला का हो, अवाम अब अपना आजादी चाहती है। अवाम अपनी जमहूरी आजादी चाहती है, अपनी जिंदगी इज्जत के साथ गुजारने की आजादी चाहती है। अवाम अपना जमीन और अपना वसाइल का मालिक होने का आजादी चाहते हैं। अवाम गुर्बत से आजादी चाहते हैं, बेरोजगारी से आजादी चाहते हैं, भूख से आजादी चाहते हैं, सोचने की आजादी चाहती है, बोलने की आजादी चाहती है, सांस लेने की आजादी चाहती है। ये किस किस्म की आजादी है जहां ना अवाम आजाद, ना सियासत आजाद, ना सहाफत आजाद, ना हमारा अदलिया आजाद। आपको आपका
आजादी दिलवाने के लिए, आपको आपका हक दिलवाने के लिए आज इस मुल्क के सारे जमहूरी कुव्वतें, सारे जमहूरी जमातें ना सिर्फ एक स्टेज पे हैं, मगर हम सब एक पेज पे हैं। और अब बाकियों को अवाम का स्टेज पे, अवाम का पेज पे आना पड़ेगा, वरना इन सब को घर जाना पड़ेगा। साथियों, मुशर्रफ के आमिराना दौर के बाद जब सदर जरदारी सदर बने तो हम आमिरों के जुल्म को कॉम्पेंसेट करने की कोशिश कर रहे थे। आमरीत ने बलोचिस्तान को क्या दिया है? नौजवानों के मश्क शुदा लाशें दिए हैं। इस मुल्क के शहरियों अगवा करके आमिर मुशर्रफ ने इस मुल्क के शहरियों को अगवा करके दूसरे मुल्क को बेचे हैं। ये शख्स जो दूसरे के खिलाफ गद्दारी और करप्शन के फतवा बांधते थे, पाकिस्तान की शहरियों को बेचता था। इससे बड़ा कोई करप्शन नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई गद्दारी नहीं हो सकता। और वैसे ही ये बगोरा कातिल अब सर्टिफाइड गद्दार बन चुका है। जिस शख्स ने अपना हवाई जहाजों को बेचकर अकबर भुट्टी को शहीद किया था, जिसने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को दहशतगर्दों के सहूलतकार बनकर शहीद कर दिया, आज तक कोई उसका हिसाब नहीं ले सका। सदर जरदारी ने बलोचिस्तान के साथ माजी में जो जुल्म हुआ था, उसका ना सिर्फ रियासत की तरफ से माफी मांगी, मगर वो काम शुरू किया था जो बलोचिस्तान के महरूमियों को दूर कर सकता था। 18वीं तरमीम के सूरत में जमहूरियत को बहाल किया, सूबों को वो हकूक दिए जो 70 साल से उनका हक था मगर उनको नहीं दिया गया। वो सूबाई खुद मुख्तारी जो बलूचिस्तान के अवाम के मुतालबा था, जो भुट्टो का वादा था, हमने 18वीं तरमीम में पूरा कर दिया। अपना वसाइल की मालकी, अपना रिसोर्सेज का कानूनी तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो सारे जमहूरी कुव्वतों ने मिलकर 2008 में बलोचिस्तान के अवाम के लिए करवाया था। हमने तारीख में इंसाफ NFC अवार्ड करके सारे सूबों को उनका हक पहुंचाया। आगाज़े हुकूक़े बलोचिस्तान एक तारीखी कदम था जिसको सूबों के सारे मसाइल का हल का शुरुआत था, मगर अमल नहीं हो रहा। आगाज़े हुकूक़े बलोचिस्तान में आईनी इस्लाहात थे, जिसमें 1973 की आइन की बहाली, 18वीं तरमीम, NFC अवार्ड, ऑयल और गैस के जो रॉयल्टीज थे, सियासी रिकन्सिलिएशन भी था कि बलोचिस्तान में जो सारे सियासी कैदी थे उनको रहा करके बलोचिस्तान के अवाम और अवामी कुव्वतों और जमहूरी कुव्वतों के रिकन्सिलिएशन के साथ सारे सियासी मसले हल करने के मौका मिला। हमने इंतजामी इस्लाहात करना था, मुआशी इस्लाहात भी किए। एक तो सबको पता है कि हमने NFC अवार्ड करके सारे सूबों को वसाइल दिए ताकि सूबे अपने अवाम पे खर्च कर सकते और ये पैसा इस्लामाबाद में ज़ाया नहीं होता। लेकिन साथ साथ हमने बलोचिस्तान के लिए ख़ास तौर पे ये बंदोबस्त किया था कि जब वफाक से कम पैसा आता है, भले बाकी सूबों को उनके फंड्स में कटौती हो, मगर हमने बलोचिस्तान के NFC को प्रोटेक्शन दिया कि हमेशा उनको उनका हक दिया जाए।
साथ साथ जो बलूचिस्तान के ड्यूज थे 1954 से लेके 1991 तक, जो आपके रॉयल्टीज है, ऑयल एंड गैस के रॉयल्टीज है, वो 120 अरब रुपया का बनता था। उसका भी वादा कि हम वापस बलूचिस्तान के अवाम को वफाक से दिलवाएंगे। इंसानी हकूक में बहुत से रिफॉर्म्स किए, मिसिंग पर्सन्स के लिए, लापता अफराद के लिए मिसिंग पर्सन कमीशन बनाया, वो इतना इफेक्टिव नहीं रहा, मैं उसमें बाद में बात करता हूं। वसीले तालीम हमने किया ताकि यहाँ के बच्चे, बलूचिस्तान के नौजवान को तालीम के मौके मिले। HEC में, हायर एजुकेशन में कोटा रखे बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक शुरुआत था, मगर इनसे ये शुरुआत भी बर्दाश्त नहीं हुआ, ये आगाज भी बर्दाश्त नहीं हुआ, और आगाज़े हकूक़े बलूचिस्तान को हमने आज तक 100% इंप्लीमेंट नहीं किया। अगर आज भी इंप्लीमेंट होता तो बलूचिस्तान के बहुत से मसाइल हल हो सकते थे और हल हो सकते हैं। CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सब CPEC का ढोल बजाते उनको पसंद आता है, मगर ये जो बहुत मुश्किल से नेगोशिएशंस हुए थे, 4 साल सदर जरदारी ने CPEC की क़याम के लिए मेहनत की। ये मंसूबा मुल्क के पसमानदा इलाकों के लिए था। ये गिलगित बल्तिस्तान, फाटा और ख़ास तौर पे हमारा बलूचिस्तान के लिए मंसूबा था। एहसासे महरूबी को दूर करने के लिए और पूरे मुल्क में मुआशी खुशहाली ले आने के लिए ये एक इनकलाबी मंसूबा है। लेकिन जो आज CPEC कहते हैं, इसको गेम चेंजर कहते हैं, आपको समझना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के अवाम के गवादर के बगैर गिलगित बल्तिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के सरहदों के बगैर आपका कोई CPEC नहीं बनता, कोई CPEC नहीं होता। इस मुल्क के लिए CPEC के तौर पे जो मुआशी तरक्की होनी है, जो गेम चेंजर होनी है, वो नहीं होता। अगर CPEC है, पाकिस्तान की मईशत में एक गेम चेंबर के तौर पे CPEC आया है, तो हमें शुक्रिया कहना चाहिए गवादर के अवाम के और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के। इतने साल हो चुके हैं गवादर और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को ये क्यों महसूस हो रहा है कि इस CPEC में उनके लिए कोई फायदा नहीं। गवादर हो या गिलगित बल्तिस्तान हो, यहां के अवाम को हमने आज तक CPEC का असल फायदा क्यों नहीं पहुंचाया। हमें मुकामी लोगों को CPEC का फायदा पहुंचाना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि CPEC का मंसूबा कामयाब हो। और अगर CPEC को कामयाब होना है तो सबसे पहले उनको तरजीह देनी है। हमने जो थर कोल मंसूबे में इस पे पूरा कोशिश किया, पूरा फोकस किया कि सबसे पहले फायदा हो तो मुकामी अवाम का। मैं आपको बताऊं कि थर कोल मंसूबे में 71% जो एम्प्लॉइज है, 71% जो हमारा सिंध थर कोल मंसूबा में जिनको रोजगार मिला है, वो 71% लोग मुकामी थर के अवाम है, वहां के अवाम है। फिर जो 20% लोगों को रोजगार मिला उसी थर कोल में, वो बाकी सूबा से ताल्लुक रखते हैं। और फिर उसके बाद जो 9% रहता है, उस 9% में से बाकी मुल्क से और बैरून मुल्क से भी कुछ लोग को नौकरी का मौका दिया। यही तरीका है कि आप मुकामी अवाम को फायदा पहुंचाएं। हमने वहां के अवाम के लिए जो मालिक है सिंध का, थर का, कोयला का,
उनको उस यूनियन काउंसिल में मुफ्त बिजली पहुंचाते हैं, इसलिए ये उनका हक है। अगर उनका कोयला से फैसलाबाद की इंडस्ट्री चल सकता है तो उनका हक है कि उनको मुफ्त बिजली दिया जाए। हमने उनके लिए तालीमी इदारे, सेहत के इदारे खड़े किए हैं, और ये ही मॉडल है जो मुकामी लोगों को सीपैक के साथ जोड़ता है, जो हम तजवीज करेंगे कि जहां भी सीपैक के मंसूबे हैं वहां इस किस्म का मंसूबा बंदी किया जाए ताकि मुकामी लोगों को सबसे पहला फायदा हो। अगर ये काम किया जाएगा तो सीपैक से तरक्की मिलेगा, सीपैक कामयाब भी होगा, वरना इसका नुकसान भी हो सकता है, खतरे भी हो सकते हैं। इमरान ने तो सीपैक को क्या कामयाब करना था, वो तो सीपैक को नाकाम चलाने की साजिश चला रहे हैं। इमरान ने तो बलोचिस्तान को कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं, एक मंसूबा नहीं, ना सीपैक का मंसूबा, ना वफाकी हुकूमत का मंसूबा। उल्टा वो आपसे अभी तक छीनना चाह रहा है, कब्जा करना चाह रहा है आपके आइलैंड्स पे, आपके कोस्टल आइलैंड्स पे। रात के अंधेरों पे एक ऑर्डिनेंस निकालता है और आपके आइलैंड्स पे कब्जा करने की कोशिश करते हैं। मैं जानता हूं कि इस स्टेज पे मौजूद सारे सियासी जमातें पीटीआई की हुकूमत को, ना सिंध के आइलैंड्स को, ना बलोचिस्तान के आइलैंड्स को कब्जा करने देंगे। इमरान तो ना सिर्फ सीपैक को नाकाम करवाना चाह रहा है, इमरान ने पाकिस्तान की पूरा मईशत को तबाह किया है। ये तबाही है, तब्दीली नहीं। तारीख में सबसे ज्यादा गुर्बत, तारीख में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, तारीख में सबसे ज्यादा महंगाई, ये है इमरान और इमरान के सहूलतकारों के तब्दीली। आज क्वेटा में जो खाने पीने के अशिया है उनके कीमत देखे। आटा का, मैंने सुना है कि आटा का 1400 रुपये पे, और आपके जो तंदूर वाले हैं वो भी सरापा एहतजाज है। टमाटर 200 रुपया, दाल 300 रुपया, मुर्गी 300 रुपया, और दवाइयों को देखे। इस दौर में जहां हम एक ग्लोबल पैंडेमिक से गुजर रहे हैं, कोई हफ्ता नहीं गुजरता जहां इमरान दवाइयों की कीमत में इजाफा नहीं करता। ब्लड प्रेशर का दवाई पहले 150 रुपया होता था, अब 400 रुपया है। शुगर का, डायबिटीज का दवाई, जो पूरे पाकिस्तान में डायबिटीज एक बहुत बड़ा मसला है, 600 रुपया से लेके 1000 रुपया पहुंच चुका है। जो एस्मा है, इनहेलर जो आपको मिलता है एस्मा के लिए, जब सांस लेने की तकलीफ होता है, वो 900 रुपया से अब 1500 रुपया तक पहुंच चुका है। ये तारीखी महंगाई का सामना करते हुए हम अवाम को क्या कर सकते हैं? गरीब अवाम जाए तो कहां जाए? आज इस मुल्क के गरीब अवाम बोझ उठा रहे हैं इस नालायक हुकूमत का, इस नाअहल हुकूमत का, इस सिलेक्टेड हुकूमत का बोझ पाकिस्तान का आम आदमी उठा रहा है। ये मारते भी है और रोने भी नहीं देते। आप लापता अफराद का जो इशू है उसको देखिए। क्या ये कई किसी और ममालिक में आपको ये एग्जाम्पल मिलता है कि हर शहर से, हर सूबा से उस मुल्क के अवाम लापता हो रहे हैं, अवाम गायब होते हैं, अवाम को अगवा किया जाता है, और इस पे ना मीडिया बोल सकती है, ना अदलिया इंसाफ दिलवा सकती है,
ना पार्लियामान कुछ कर सकता है। उनको, उनके खानदान, उनके वालिदैन सालों साल दर बदर फिर रहे हैं और रियासत कोई मदद नहीं कर रही। ये जुल्म जो पाकिस्तान में मुसलसल होता आ रहा है, लापता अफराद का जो इशू है, ये जुल्म को खत्म होना पड़ेगा, बस करना पड़ेगा। अपने अवाम के साथ बुनियादी इंसाफ, उनके बुनियादी हकूक दिलवाना पड़ेगा। अगर ये जुल्म चलता रहता है तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मुल्क इस जुल्म को बर्दाश्त कर सकेगा, ये मुल्क बच सकेगा। मैं मुतालबा करता हूँ, मैं जानता हूँ कि स्टेज में मौजूद सारे जमातें मेरे इस मुतालबात में हम सब एक हैं कि लापता अफराद का जो इशू है इसको हमेशा के लिए खत्म होना पड़ेगा, ताकि हम एक मॉडर्न ममालिक, एक जमहूरी ममालिक अपने आप को तो कह सके। ये मजाक देखे, ये कितना मजाक है कि वही आदमी जो नैब का सरबराह है, जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी का ब्यूरो का सरबराह है, जिनके नैब के कैद में ज्यादा लोग फौत हो चुके हैं। More people have died in the National Accountability Bureau's custody. ज्यादा लोग नैब में फौत हो चुके हैं कंपेयर टू अमेरिका का ग्वांटानामो बे। ये है वो आदमी जिसने मिसिंग पर्सन्स के लिए इंसाफ करना है। वो आदमी जो सदर जरदारी को गिरफ्तार करके उनके बेटियों को दुख पहुंचाता है। वो आदमी जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के सामने उसकी बेटी को गिरफ्तार करके वालिद को दुख पहुंचाता है, उस आदमी से कोई उम्मीद रखा जा सकता है कि वो बलोचिस्तान के, क्वेटा के, सिंध के, पख्तूनख्वा के लापता अफराद को घर पहुंचा सकता है? ये इंसाफ के साथ मजाक है, ये इन खानदानों के साथ मजाक है कि इस जालिम आदमी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है कि वो लापता अफराद को बाजियाब करे। हम उम्मीद रखते हैं कि हमारा आला अदलिया, जिसकी तरफ पूरा पाकिस्तान के अवाम देख रहे हैं इंसाफ के लिए, कि वो भी इस इशू को सीरियसली लेंगे और हमारे मुल्क के अवाम को इंसाफ दिलवाएंगे। इसी अदलिया ने, हमारा सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा साद रफीक के केस में नैब को सियासी इंतकाम का इदारा करार दे दिया, गैर जमहूरी इदारा करार दे दिया, गैर आईनी इदारा करार दे दिया। तो हमें फिर हमें ये थोड़ा सा कैसे लगेगा जब वही इदारा, वही अदलिया कहता है कि नैब के जो केसेस है उनको रोज की बुनियाद पे सुनाया जाना चाहिए, रोजाना की बुनियाद पे सुनना चाहिए। उम्मीद है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा हुक्म नैब के लिए दिलवा सकती है तो जल्द ही हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रोजाना की बुनियाद पे हमारा मिसिंग पर्सन्स का भी केस लगाएगा। उम्मीद है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट रोजाना की बुनियाद पे शहीद अकबर बुट्टी कत्ल केस भी सुनेगा। उम्मीद है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल केस को भी रोजाना की बुनियाद पे सुनेगा। उम्मीद है कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के कत्ल केस हमारा सुप्रीम कोर्ट रोजाना की बुनियाद पे सुनेगा। कुछ हम उम्मीद ही रखते हैं कि हमारा मौजूदा सुप्रीम कोर्ट, हमारा आज का सुप्रीम कोर्ट इंसाफ के साथ देगा, जमहूरियत के साथ देगा, अवाम के साथ देगा और माजी की तरह
माजी की तरह, इसलिए आपको पता है कि माजी में हमारा अदलिया ने अफसोस के साथ हर आमर के साथ दिया है, गैर जमहूरी कुव्वतों के साथ दिया है। मगर हम अब उम्मीद रखते हैं, अब हम उम्मीद रखते हैं कि आला अदलिया जमहूरियत के साथ देंगे, इंसाफ के साथ देंगे, और जो जुल्म माजी में होता रहा, जहां द जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान has served as the midwife to dictatorship and authoritarianism, अब ये गलती फिर से रिपीट नहीं होगा और हर फैसले में आला अदलिया सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत और इंसाफ के साथ देगा। इमरान खान का ये कोशिश है, इमरान खान का ये कोशिश है कि वो इस मुल्क के हर इदारा को, इस मुल्क की हर इदारा को इमरान खान अपना टाइगर फोर्स में तब्दील करना चाहता है। क्या आप इनको यह करने देंगे? मैं जानता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले इमरान खान को इस मुल्क के इदारों को तबाह नहीं करने देंगे, टाइगर फोर्स में तब्दील नहीं करने देंगे। पूरी दुनिया ने देखा कि कराची में क्या हुआ, जिस नाइंसाफी के साथ मरियम शरीफ और कैप्टन सफ्दर के साथ जो जुल्म हुआ, मगर साथ साथ पूरी दुनिया ये भी देखा कि इमरान खान सिंध पुलिस को अपना टाइगर फोर्स बनाने की कोशिश कर रहा था। और मैं सलूट करता हूं सिंध पुलिस को जो इमरान खान का टाइगर फोर्स नहीं बने, यही उसका कोशिश है। इमरान खान चाहता है कि पाकिस्तान का रेंजर्स को भी वो टाइगर फोर्स में तब्दील करे। इमरान चाहता है कि इस मुल्क का इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारा आईएसआई, जो भारत और पूरी दुनिया डरते हैं, इमरान खान कोशिश कर रहा है कि हमारा आईएसआई को भी उनका अपना टाइगर फोर्स में तब्दील किया जाए। हम इनको इजाजत नहीं देंगे। आज भी आपने देखा क्वेटा के एयरपोर्ट में, आज नहीं कल रात, क्या हुआ? एक मुंतखब नुमाइंदा जो जनूबी वजीरिस्तान से ताल्लुक रखता है, मोहसिन दावर साहब को एक क्वेटा की एंट्री की इजाजत नहीं है। ये इस मुल्क में हमें दूसरे सूबे में दाखिल होने के लिए वीजा की जरूरत है? मुझ पे भी पाबंदी लगाई गई कि मैं बलोचिस्तान में इलेक्शन कैंपेन में नहीं आ सका, और आज मैं देख रहा हूं कि एक मुंतखब नुमाइंदा को इजाजत नहीं दे रहे हैं। ये तो हमारा एएसएफ को भी टाइगर फोर्स में तब्दील करना चाह रहे हैं। ये फ्रंटियर कोर को भी अपना टाइगर फोर्स में तब्दील करना चाह रहा है। इमरान तो इस मुल्क का अदलिया, आपने नहीं देखा उस दिन कैसे वो हुक्मनामा जारी कर रहा था अदलिया के लिए अपना तकरीर में? वो हमारा अदलिया को टाइगर फोर्स बनाएंगे, इसको इजाजत नहीं देंगे। और ये तो हमारा फौज को भी टाइगर फोर्स में तब्दील करना चाह रहा है। कोई पाकिस्तानी इमरान को यह इजाजत नहीं देगा। हम अपने सारे इदारे को ओन करते हैं, ये हर पाकिस्तानी के इदारे हैं, ये हर पाकिस्तानी जमात के इदारे हैं। ये किसी एक जमात के इदारे नहीं हैं, किसी एक शख्स के इदारे नहीं हैं। ये पाकिस्तान के अवाम के इदारे हैं, इमरान के टाइगर फोर्स नहीं। और जब तक हम में दम है, हम इमरान खान को हमारे इदारे तबाह नहीं करने देंगे। उनके सियासी रोल को हम इजाजत ही नहीं देंगे कि वो कोई सियासी कदम उठा सके। और यही हमारा अपील है, यही हमारा मुतालबा है, यही वजह है कि हम पूरे पाकिस्तान से, आज क्वेटा से, पूरे पाकिस्तान से अपील कर रहे हैं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का साथ दे, हमारा साथ दे, ताकि हम पाकिस्तान के इदारे को बचा सके, ताकि हम पाकिस्तान को बचा सके, आपका जमहूरियत को बहाल कर सके, आपका आजादी को बहाल कर सके। मैं जानता हूं कि पूरे पाकिस्तान एक तरफ है और वो एक कठपुतली दूसरी तरफ है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत हमारे रास्ता नहीं रोक सकता। इंशाअल्लाह ताला जल्द ही हम आपका जमहूरियत, आपका आज़ादी बहाल करेंगे। आप सबका बहुत बहुत मेहरबानी। पाकिस्तान जिंदाबाद।